आज बात करेंगे हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की। और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एक इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट है, एक बहुत ही फंडामेंटल लॉजिकल सब्जेक्ट है और तीनों ब्रांच के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज देखते हैं लाइन बाय लाइन इसका सिलेबस डिकोड करते हैं इलेक्ट्रिकल, ईसी और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से। तो आप इस वीडियो को अपनी अपनी ब्रांच की सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले मैं डबल ई के बारे में बात करूंगा, फिर ईसी के बारे में बात करूंगा और फिर इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बात करके ये भी बताऊंगा कि जी सेंट्रिक पर जो कोर्स है उसमें कितने फोल्डर हैं, कौन सा टॉपिक किस फोल्डर में अवेलेबल है, और अब आपका जो नया कुछ अगर ऐड हुआ है तो वो कहां पर ऐड हुआ है या हमने ऑलरेडी पहले से करवा रखा है, सब चीज आपको बताऊंगा। आखिरी तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डबल ई का। तो देखो डबल ई का 2026 का जो सिलेबस है वो ये देख रखा है और 2027 का ये है। ये न्यू सिलेबस है हमारा। क्या है ये? दैट इज न्यू सिलेबस, न्यू सिलेबस। चलो वेरीफाई करते हैं लाइन बाय लाइन। तो पहली चीज तो ये है कि ये 9 सेक्शन में आता है, सेक्शन नंबर 9 के अंदर। और यहां पर एनालॉग और डिजिटल, डबल ई के अंदर एनालॉग और डिजिटल दोनों क्लब करके पूछा जाता है। और ये मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन हम डिजिटल से उम्मीद कर सकते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन हम एनालॉग से उम्मीद कर सकते हैं। देखिए एनालॉग के जो कुछ टॉपिक्स होते हैं डायोड वाले, वो इनडायरेक्ट वे में बहुत सारे सब्जेक्ट्स में भी आ जाते हैं। मान लीजिए डायोड उठा के आपने कहीं आरएल लोड से या डायोड का मिक्सिंग आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में या डायोड का मिक्सिंग नेटवर्क थ्योरी के साथ में अगर आप कर दोगे तो वो भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं अगर डायोड का नॉलेज नहीं है या जिना डायोड का नॉलेज कहीं नेटवर्क में लगा के पूछ लिया तो आपको डायोड का अगर नॉलेज नहीं है तो वो क्वेश्चंस भी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए डायरेक्टली तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, इनडायरेक्ट टॉपिक में भी आ जाता है। तो यहां पर जो जो सेक्शन है एनालॉग और डिजिटल का, तो 2 क्वेश्चन इससे 2 क्वेश्चन इससे, तो ये मान के चलते हैं कि 4 से 5 क्वेश्चंस की रेंज अच्छी पूछी जाती है, जिसका ऑलमोस्ट वेटेज दोनों मिला ले तो अपन 8 से 9 नंबर के बीच में जाता है। अब देखो यहां पर अपन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात बाद में करेंगे, है ना। इलेक्ट्रिकल के अंदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात बाद में करेंगे। तो जहां से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट हो रहा है उसको भी मैं क्या कर देता हूं, हटा देता हूं, है ना। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सब्जेक्ट अपन अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो यहां से ये हमारा कॉम्बिनेशनल, सिक्वेंशनल, लॉजिकल गेट, मल्टीप्लेक्सर्स, इनको हटा दे रहा हूं मैं। और ये पूरा अपना ये, अब ये बन गया प्योरली एनालॉग का, प्योरली एनालॉग का, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये भी हटा देते, चलो ये भी हटा देते, प्योरली एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का बन चुका है। अब समझना ध्यान से यहां पर। तो पहला सेक्शन है सिंपल डायोड सर्क्यूट। तो यहां पर पहले भी क्लिपिंग, क्लैंपिंग और रेक्टिफायर्स। तो जो बेसिक आपके जो सिंपल डायोड है उनके क्लैंपिंग और रेक्टिफायर के जो सर्क्यूटरी है वो पूछी जाती थी। तो अभी भी वो उसको मैनेज करके मेंटेन करके रखा है कि वही का वही तीनों चीजें लिखी हुई है। अब देखो कुछ कुछ सर्क्यूटरी हो सकता है कि आपको डायरेक्टली लिखी नहीं है ना, कि भाई आपको डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिखा है, डायोड का फंक्शन नहीं लिखा, बट वो पता होना चाहिए, उसके बिना काम नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर ये तो 3 टॉपिक हाईलाइटिंग में है, बट बिटवीन द लाइंस कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है जो हमने ध्यान रखा है आपका टॉपिक कराते टाइम पर, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करें एम्पलीफायर्स की। एम्पलीफायर्स की देखिए, जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट होता है ना उनको पता होता है कि यार बिटवीन द लाइन बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। बट जो स्टूडेंट नया होता है ना, वो ये सोचता है कि जो सिलेबस है लाइन बाय लाइन कवर करूंगा, ये 3 चीज तो 3 ही चीज लिखूंगा। ऐसा नहीं होता, कुछ चीजें हिडन भी रहती है जो पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। चलो, तो उसके बाद अपन बात करते हैं एम्पलीफायर की। तो देखो यहां पर एम्पलीफायर जैसे बोल दिया है, तो बाइसिंग, इक्विवेलेंट सर्किट एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, ऑसिलेटर एंड फीडबैक एम्पलीफायर। तो यहां तक ऑलमोस्ट सेम है, बाइसिंग, इक्विवेलेंट सर्किट, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, ऑसिलेटर एंड फीडबैक एम्पलीफायर। और फीडबैक एम्पलीफायर, बहुत बढ़िया। ये यहां तक पूरा एग्जैक्टली सेम लाइन लिखी है, यहां से लगा के यहां तक की। क्लियर है। अब देखो यहां पर आपको एक चीज देख के ताज्जुब होगी कि मॉसफेट और बीजेटी सर दिखाई नहीं दे रहा है पूरे सिलेबस में, क्या उसको छोड़ दें? तो आपको जान के हैरानी होगी कि भाई जो अपन एम्पलीफायर पढ़ते हैं, भाई मॉसफेट और जो बीजेटी है उसके अंदर भाई एम्पलीफायर बनते किससे? उसी से तो बनते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं यहां पर आपको डायरेक्टली दे रखा है एम्पलीफायर्स की बाइसिंग इक्विवेलेंट सर्किट। इसका मतलब है कि आपको मॉसफेट और बीजेटी का बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन के बारे में चीजें नहीं पूछेगी, ऑपरेशनल चीजें पूछी जाएगी। और ऑब्वियसली एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरली ऑपरेशनल चीजें ही पूछी जाती है। तो आपको कहीं ना कहीं सर्क्यूटरी पे ज्यादा फोकस होगा रादर देन कंस्ट्रक्शन पार्ट। तो आपको सर्क्यूटरी पे बाइसिंग, जैसे बीजेटी की बाइसिंग, मॉसफेट की बाइसिंग कैसे करते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, उसका रिस्पांस क्या है, ऑसिलेटर्स क्या है। तो एम्पलीफाई बनते हमारे वही बीजेटी और मॉसफेट वाले से ही बना के उनकी बाइसिंग, इक्विवेलेंट सर्किट और सब ऑसिलेटर्स वगैरह सब देखेंगे। अब कई सारे स्टूडेंट, कई जो नए होते हैं, एक्सपीरियंस नहीं होते स्टूडेंट, जो नए होते हैं वो सोचते हैं सर मॉसफेट और बीजेटी तो सिलेबस में ही नहीं है, तो ये बिटवीन द लाइन लिखी, बड़ी चीज लिखी है। अब देखो
ऑपरेशनल एम्पलीफायर में भी एम्पलीफायर होते हैं, ओपेम ओपेम खुद ही एक एम्पलीफायर जैसा वर्क करता है। तो जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, एप्लीकेशंस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से मेंशन कर रखा है यहाँ पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी देखो। ओपेम एप्लीकेशंस, सिंगल स्टेज एक्टिव फिल्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर एक्टिव फिल्टर्स है ना, सिंगल स्टेज एक्टिव फिल्टर्स, फिर एक्टिव फिल्टर्स आपके और सेलेन की और बटरवर्थ। देखिए जो बटरवर्थ होता है एक तरीके का जो आपके जो फिल्टर्स है ना, सर ने इसी के अंदर फिल्टर्स के अंदर ही बटरवर्थ पढ़ाया है, तो सेम है, बस स्पेलिंग चेंज है। वीओसी वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर्स है, तो ये भी कहीं ना कहीं ऑसिलेटर्स एंड टाइमर, ऑसिलेटर्स के ही कुछ पार्ट होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह होती है, वो सब सर ने कवर करवा रखी है। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल के लिए जो पिछला सिलेबस था और अभी का सिलेबस है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, लाइन बाय लाइन हम लोगों ने चीजें देखी है, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। बट हाँ, हमने थोड़ा सा एक चीज समझ भी ली, कई सारे स्टूडेंट होंगे सर पिछला सिलेबस इस तरीके से नहीं समझा था हमने, तो ठीक है आप समझ गए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा डेप्थ कंस्ट्रक्शन वगैरह पे नहीं जाना है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। और मैं इलेक्ट्रिकल के लिए हमेशा बोलता हूं भाई डायोड कर जाओ, ओपम कर जाओ, ये दो टॉपिक तो पहले कर जाओ। पिछले साल गेट 2026 का आप उठा के देख लो, एग्जाम के पहले मैंने पूरे क्रैश कोर्स करवाए थे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के, और उसमें यही बताया था कि भाई आप ओपम और ओपम के, मैंने शॉर्ट्स वर्जन में बहुत सारे क्वेश्चंस ओपम के और जीनर डायोड के डाले थे, और मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, जीनर डायोड मुझे लग रहा आएगा, ओपम लग रहा आएगा, और दोनों ही टॉपिक आ गए, दोनों ही टॉपिक आ गए। तो डायोड और ओपम सबसे पहले कर लो, उसके बाद बीजेटी मॉसफेट। बट मेरी सजेशन ये है कि ये चीजें करना है आखिरी टाइम पे, बट अभी तो टाइम है अपने पास, तो अभी पूरा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे से पढ़ के जाना है अपने को। या आखिरी में जब टाइम नहीं बचे तो दो टॉपिक अगर पढ़ना हो तो हम डायोड और ओपम पढ़ सकते हैं, बट अभी है अपने पास टाइम, अभी अच्छे से पढ़ना है सारा चीज, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ईसी स्टूडेंट्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए बात करते हैं। तो ये सेक्शन 4 में एनालॉग सर्किट दे रखा है। अब देखो यहाँ पर बढ़िया तरीके से डायोड सर्किट देखो यहाँ पे, क्लिपिंग, क्लैंपिंग एंड रेक्टिफायर्स बढ़िया से दे रखे हैं। उसके बाद बीजेटी मॉसफेट, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है देखो, एम्पलीफायर्स, बीजेटी मॉसफेट एम्पलीफायर्स। इलेक्ट्रिकल में मेंशन नहीं था, बट एम्पलीफायर का मतलब ही क्या है भाई, उससे ही बने, है ना, क्योंकि ओपम तो अलग से लिख रखा था वहां पे। चलो तो यहाँ पर आप देखो बाइसिंग, एसी कपलिंग, यहाँ पे स्मॉल सिग्नल एनालिसिस। देखिए स्मॉल सिग्नल एनालिसिस आपको इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको डेप्थ में, है ना। उसके बाद आप देखो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस तो है ही है, करंट मिरर्स ये अलग टॉपिक आपका था यहाँ पे, करंट मिरर बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट मिरर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये पूरा पूरा एग्जैक्टली जो पुराना हमारा सिलेबस था, अभी का सिलेबस कुछ भी अंतर नहीं है। उसके बाद चले ओपन सर्किट पे, ओपन सर्किट एम्पलीफायर, समर, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर, एक्टिव फिल्टर्स, स्मिथ ट्रिगर्स, ऑसिलेटर। अब देखो यहाँ पर दो तीन चीजें डाली, स्मिथ ट्रिगर के बाद ऑसिलेटर्स था, है ना, स्मिथ ट्रिगर के बाद ऑसिलेटर्स था, यहां तक हमारा सेम है। नया चीज क्या डाला इसमें, नया चीज ये डाल दिया है कि डोमिनेंट जिसमें मिलर कंपनसेशन। वैसे मिलर कंपनसेशन बीजेटी वगैरह में पढ़ाए जाते हैं, मिलर एक तरीके की बाइसिंग की टेक्निक होती है, जहां तक मुझे थोड़ा याद है अपना एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, थोड़ा सा गलत इधर उधर शब्द जाए तो आप माइंड मत करना, मैं पढ़ाता नहीं उसको। तो मिलर कंपनसेशन, मिलर एक मॉडल होता है, मिलर के हिसाब से पूरा, और वो शायद फीडबैक में कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस का ऐसा कुछ लगाते हैं, वो पूरा कंपनसेशन टेक्निक होता है जो सर ने ऑलरेडी बीजेटी में पढ़ाई है। तो एक तरीके का डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट, ये जो ट्रांसफर फंक्शन वगैरह बनता है, जो डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट अपने कंट्रोल सिस्टम में पढ़ रखा है, वैसा के वैसा ही होता है यहाँ पे, कंपनसेशन के लिए लगता है, और ये मिलर मॉडल के ऊपर रहता है पूरा पूरा, ठीक है। तो ये कोई बहुत एडिशनल टॉपिक जरूर आपको सिलेबस में दिख रहा होगा, बट ये कहीं ना कहीं, हाँ अब ये बात अलग है कि इसको स्पेसिफिक करके चीजें अलग तरीके से पूछी जाए, वो बात अलग है, बट उसके चांसेस काफी कम है, ठीक है। तो ये अटैच वाले टॉपिक होते हैं, कोई भी एक बड़ी चीज पढ़ रहे हैं तो उसका अटैच वाला चीज है। तो मिलर कंपनसेशन वगैरह तो वैसे भी अपने कोर्स में ही है, ठीक है। बाकी ब्रिज किशोर सर को हमने बोल दिया, अपडेट कर दिया, सर ने बोला इसके ऊपर कुछ और अच्छे से होगा तो मैं एक दो लेक्चर आपके लिए बढ़िया से बना दूंगा, ठीक है। चलिए तो ये आपका डोमिनेंट पोल मिरर कंपनसेशन, ये सिर्फ एक जो लाइन लिखी है, नई लाइन लिखी है। अब देखिए कई बार हम क्या करते हैं ना, कि 100% में से जो 2% चीज है उसको लेके पकड़ के बैठ जाते हैं, सर 98% तो अब तो हमारा नया ऐड हो गया, दो टॉपिक हो गए, अब तो क्या करेंगे। अरे भाई पहले 98% जो है पहले वो खत्म कर लो, ये करा देंगे, ये हम सब करा देंगे, बट ये आसान चीजें हैं जो ऐड हुई, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, आसान चीज है, ठीक है। तो लोड नहीं लेना इसका, ठीक है। चलो अब देखें यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, ईसी ब्रांच में देखें तो मात्र दो टॉपिक थोड़े से ऐड हुए हैं, इलेक्ट्रिकल में एग्जैक्टली सेम है, ईसी में दो टॉपिक अलग से ऐड हुए हैं, प्लस थर्ड इंस्ट्रूमेंटेशन। देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन में थोड़ा सा ऐड हुआ है, ऐड
नहीं बोल सकते डायरेक्टली, तो हम ऐड नहीं बोलेंगे, बस थोड़ा सा एक्सपांड कर दिया, एग्जिस्टिंग चीजों को थोड़ा एक्सपांड कर दिया है। अब यहां पर देखें सेक्शन 6 में इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों के लिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डायोड, है ना। तो देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ डायोड बोल दिया अब एंड देयर एप्लीकेशंस। तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, यहाँ डायोड के टाइप जिनर डायोड वगैरह मेंशन कर रखा था। अब यहाँ पर देखो जिनर डायोड मेंशन नहीं किया, टाइप्स ऑफ डायोड एंड देयर एप्लीकेशन, मतलब सब डायोड आ चुके हैं उसके अंदर, सब डायोड आ चुके हैं। उसके बाद बीजेटी मॉसफेट सर्किटरी, बीजेटी मॉसफेट ये बढ़िया है एक जैसा। उसके बाद यहाँ पे स्मॉल सिग्नल एनालिसिस था पहले, अब यहाँ पे बाइसिंग, पावर डिसिपेशन, डीसी एनालिसिस, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, उसी को थोड़ा सा एक्सपांड कर दिया है ना, उसी को एक्सपांड कर, एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर सर्किट, फीडबैक एम्पलीफायर्स। तो ये फीडबैक एम्पलीफायर्स, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ ट्रांजिएंट सर्किट, यहाँ तक भी एम्पलीफायर डिजाइन तक भी सेम ही लगभग लगभग, है ना। बस लाइन को लिखने का तरीका बदला और कुछ भी नहीं बदला है। यहाँ पे डीसी एनालिसिस अलग से कर दिया, डीसी एनालिसिस, पावर डिसिपेशन, है ना। तो जो बीजेटी और मॉसफेट का बाइसिंग, पावर डिसिपेशन, डीसी एनालिसिस और स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ ट्रांजिस्टर सर्किट, फीडबैक एम्पलीफायर डिजाइंस, ठीक है। तो ये वाली दो लाइन में ऑलमोस्ट कुछ भी चेंज नहीं हुई। अब आप बोलोगे सर पहले तो डीसी एनालिसिस था, अभी अरे भाई डीसी एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा अपने को, है ना, उसके बिना काम ही नहीं होता। चलो उसके बाद बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल एंड प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल एंड प्रैक्टिकल एम्पलीफायर्स दे रखा, एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ऑप-एम्प, एडर, सब्ट्रैक्टर, है ना, एडर, सब्ट्रैक्टर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, डिफरेंस एम्पलीफायर, है ना, डिफरेंस एम्पलीफायर, इंस्ट्रूमेंट एम्पलीफायर, वहां तक प्रिसिशन रेक्टिफिकेशन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रिसिशन रेक्टिफायर। देखो एक्टिव फिल्टर्स, एग्जैक्टली सेम लाइन चल रही है। ये आपके कंपनसेटर, कंपनसेटर दे रखे हैं, तो ये कंपनसेटर मेरे ख्याल से इधर की साइड में नहीं दिख रहा है ना, कंपनसेटर। तो एक ये नया टॉपिक कंपनसेटर, वैसे तो कंपनसेटर आते ही है इसके अंदर, क्योंकि बिना कंपनसेटर पढ़ाया जाता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ओपे में पढ़ रहे तो हम कंपनसेटर पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इंस्ट्रूमेंट एम्पलीफायर, प्रिसिशन रेक्टिफायर, तो कंपनसेटर भी अब मेंशन कर दिया है ना, अलग से मेंशन कर दिया है। फिर उसके बाद एक्टिव फिल्टर, ऑसिलेटर्स, सिग्नल जनरेटर्स, और अब नए वाले में क्या है, स्मिथ ट्रिगर दे रखा है, ठीक है, और मल्टी वाइब्रेटर्स, ऑसिलेटर्स, सिग्नल जनरेटर, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर्स और फेस लुक्ड लूप, ठीक है। तो यहां पर पुराने सिलेबस में क्या था, सिग्नल जनरेटर, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, फेस लुक्ड और सोर्स एंड इफेक्ट, ये यहां तक, अभी इसको बाद में देखते हैं ना। तो ये यहां से यहां तक जो दे रखा है आपको, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, इंस्ट्रूमेंट एम्पलीफायर से, इंस्ट्रूमेंट एम्पलीफायर कहाँ गया यहाँ पे, ऑपरेशनल, ये सारा चीज हो गया, हाँ यहाँ से देखो इंस्ट्रूमेंट एम्पलीफायर से, देखो एक बार इंस्ट्रूमेंट एम्पलीफायर, प्रिसिशन रेक्टिफायर, उसके बाद एक्टिव फिल्टर है, यहाँ कंपनसेटर अलग से आपको हेडिंग डाली है ना, अलग से लिखा है कंपनसेटर। तो जो अलग से लिखा है ना, उस पर थोड़ा सा फोकस करने वाली बात है, कुछ ऐड हुआ अलग बात है, बट बीच में समवॉट कोई चीज पढ़ रहे और बीच में कोई लिखी, वैसे कंपनसेटर यहाँ नहीं भी लिखा था तो भी कंपनसेटर पढ़ते थे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते थे, पढ़ते थे कंपनसेटर, क्योंकि काम का रहता है वो, है ना। तो यहां पर उसके बाद आपको ऑसिलेटर लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे स्मिथ ट्रिगर नहीं लिखा था, स्मिथ ट्रिगर वहां पे है, स्मिथ ट्रिगर इंपॉर्टेंट है, मल्टी वाइब्रेटर्स है, ये सब दे रखे हैं, ऑसिलेटर्स है। तो देखो यहाँ डायरेक्टली ऑसिलेटर्स, तो स्मिथ ट्रिगर, कंपनसेटर और मल्टी वाइब्रेटर, ये अलग से यहाँ पर नहीं लिखा था, यहाँ अलग से लिखा है नए सिलेबस में इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए, सब कुछ पढ़ाया गया है, बस लाइन हेडिंग का ध्यान रखना, स्मिथ ट्रिगर भी है, मल्टी वाइब्रेटर भी है, ऑसिलेटर तो पहले वाला ही टॉपिक है। उसके बाद वाले टॉपिक सेम है, सिग्नल, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर्स और फेस लुक्ड लूप। अब देखो उसके बाद ये जो लाइन लिखी है ना अपनी, ये वाली जो लाइन है, सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ नॉइस एंड इंटरफेरेंस इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। सोर्स जैसे सोर्स इंडक्टेंस है ना होता है, वैसे ही इफेक्ट और नॉइस, तो सोर्स का और नॉइस का इफेक्ट जो हो रहा है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के इंटरफेरेंस पे, वो पूरा का पूरा आपको अलग से टॉपिक दे रखा है, सोर्सेस एंड इफेक्ट ऑफ सोर्स एंड इंटरफेरेंस इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। उसके बाद इसी टॉपिक को एक्सपांड कर दिया है, कंडक्टिवली, कैपेसिटिवली, इंडक्टिवली कपल्ड इंटरफेरेंस, नॉइज जनरेटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, थर्मल नॉइज। तो पहले क्या सिंपल एक टॉपिक दे दिया है ना, सिर्फ नॉइज का एक टॉपिक दे दिया, बट अब स्पेसिफिक कर दिया, नॉइज को भी सबको क्या कर दिया, थोड़ा स्पेसिफिक कर दिया। थर्मल नॉइज क्या होता है, शॉर्ट नॉइज, फ्लिकर नॉइज, शील्डिंग एंड ग्राउंडिंग, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंपोनेंट सिलेक्शन बेस्ड ऑन द स्पेसिफिकेशंस, सर्किट बोर्ड रियलाइजेशन एंड टेस्टिंग। तो ये पूरा का पूरा हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा है, ये पहले एक लाइन में था, अब इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर दिया है।
स्पेसिफिक टॉपिक्स दे दिए हैं। इस वजह से हो सकता है, क्योंकि अब एमएसक्यू पैटर्न है गेट में पिछले 2-3 सालों से, तो एमएसक्यू पैटर्न में यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अच्छे बनाए जा सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक भी बृजकिशोर सर से हमारी बात हो गई है, तो वो ये ऐड कर देंगे बढ़िया तरीके से आपके कोर्स के अंदर। थोड़ा सा एक्सपांड किया है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से करवा देंगे। क्लियर है? चलो, तो ये तीनों ब्रांच के लाइन बाय लाइन सिलेबस थे। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल इसी में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ एक टॉपिक ऐड दिखा है। इंस्ट्रूमेंटेशन में जो एक टॉपिक छोटा सा लिखा था उसको एक्सपांड करके लिख दिया है, और ऊपर वाले में जैसे कंपनसेटर, इसमें ट्रिगर, मल्टी वाइब्रेटर, ये ऑलरेडी पढ़ाते थे, बट यह मेंशन कर दी है, पुराने वाले में मेंशन नहीं था। ठीक है, अब देखो, तो पूरा का पूरा जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे जाना, ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, बृजकिशोर सर आईआईटी दिल्ली से रिसर्च स्कॉलर है, पीएचडी चल रहा है सर का, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। 2399 में कोर्स है, वेलकम 20 कूपन कोड लगा के इसको 20% का डिस्काउंट है अभी कुछ दिनों के लिए, बस इसको अवेल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा पूरा मोबाइल का एप्लीकेशन है, वहां पे चलेगा। लैपटॉप के लिए अलग इंटरफेस है, 1000 रुपीज का चार्ज है लैपटॉप के लिए, आप अपना मोबाइल में चला सकते हो। आपको इंटरफेस अगर चेंज करवाना हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये कोर्स आपका पूरा कराया गया, कैसे कराया गया वो बता देता हूँ, है ना। ये देखिए, सपोर्ट कैटेगरी के सब्जेक्ट से सारे के सारे। देखो, आप जब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओगे तो आपको एक मिलेगा वीडियो लेक्चर्स 197 वीडियोस का, और दूसरा है रिसेंट ट्रेंड सीरीज, है ना। इसमें क्या किया है सर ने, क्रेश, सच अ क्रैश कोर्स टाइप, पिछले 3-4 सालों के क्वेश्चंस लेके सर ने 26 वीडियो में पूरा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को समराइज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर 197 में देखो फोल्डर कैसे बने। पहला जाएंगे आप फंडामेंटल ऑफ डायोड, देखो डायोड के बारे में बताया है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डायोड, डायोड के एप्लीकेशंस, है ना, ये सारे जितने क्लिपर, क्लैंपर, रेक्टिफायर सब यहाँ पे मिलेंगे आपको। फिर बीजेटी, फिर बीजेटी की बाइसिंग, है ना, बीजेटी समझा, उसके बाद बाइसिंग, बाइसिंग एम्पलीफायर, है ना। फिर मॉसफेट समझा, मॉसफेट की बाइसिंग, उसके बाद मॉसफेट का एम्पलीफायर, उसके बाद फीडबैक एम्पलीफायर्स क्या होते हैं, डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स क्या होते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स क्या होते हैं। ओपेम चालू हुआ, ओपेम यहाँ से, फिर ये एप्लीकेशन ऑफ ओपेम में सारे एडर, सब्ट्रैक्टर सब यहाँ पे मिलेंगे। ऑसिलेटर सारे के सारे यहाँ कराए गए, सारे मिसलेनियस टॉपिक यहाँ पे 14 वीडियो के अंदर कवर करा दिए गए हैं। तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, आपको पता भी नहीं चलेगा, 30 मिनट्स का वीडियो है, बढ़िया तरीके से एनालॉग पे ग्रिप बन जाएगा। और यकीन मानिए, एक जब रिसर्च माइंड वाला पढ़ाता है ना सब्जेक्ट को, इस तरह के एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सब्जेक्ट को, मजा आ जाता है, चीजें उठाने का तरीका डिफरेंट होता है। ठीक है, तो जाके बढ़िया तरीके से एंजॉय कर सकते हो, पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है। और भी कोई आपको कोई क्वेरी रहे तो 6232557474 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 8839732518 पे कॉल कर सकते हैं। दैट इज कॉलिंग नंबर ऑफ जी सेंट्रिक, और दैट इज व्हाट्सएप नंबर। क्लियर है? तो ऑल द बेस्ट, लगे रहो बढ़िया तरीके से। सब्जेक्ट का सीक्वेंस ऑलरेडी मैं बता चुका किसके बाद क्या करना है। एनालॉग एक बार अच्छे से कर लिया ना, बहुत हेल्पफुल रहता है। इंटरव्यूज में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप जब वीएलएसआई या किसी से भी आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या किसी से भी आप एमटेक करने जाएंगे ना, तो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है, क्योंकि अभी बहुत सारे एमटेक में जाने के बाद ये स्टूडेंट हमारे से परचेस करते हैं कोर्स और पढ़ते हैं, वापस पढ़ते हैं, क्योंकि बड़ी चीजें पढ़ने के लिए वापस फाउंडेशन बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।